गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। आज फिर एक नए बेहतरीन कहानी के साथ। एक बार उत्तर वियतनाम की यात्रा करते समय उत्तर वियतनाम वालों ने ली को पकड़कर 3 साल तक जेल में रखा। वह 5 सैनिकों को मारकर भागा और दक्षिण वियतनाम पहुंचा, जहां उसे इस बार दक्षिण वियतनाम की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण वियतनाम वालों को लगा कि उत्तर वियतनाम वालों ने उसे अपने गुप्तचर के रूप में भेजा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ली एक गुप्तचर था या कुछ और? जानेंगे थोड़ी ही देर में। दोस्तों, कहानी से थोड़ा हटकर आज कहानी के अंत में मैं आपको एक जादुई फार्मूला दूंगी, जिसे मैंने खुद आजमाया है और मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है। तो कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी थोड़ी सी एजुकेशनल हो सकती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो महीने के 7,000 से 30,000 रुपए कमाते हैं और चाहते हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो? तो आज की सच्ची कहानी आपके लिए ही है। ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर सच्ची घटना से हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आज की कहानी आपको सिखाएगी, एक बार जब आप कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं तो आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। आज की कहानी है पैसे के सच्चे मूल्य की सच्ची कहानी। कहानी का शीर्षक है इच्छा कीमत चुकाने की। चलिए शुरू करते हैं। जब मेरी पत्नी मैरियन और मैं 13 साल पहले ग्रीन्स पॉइंट मॉल में हेयर सैलून बना रहे थे, तो एक वियतनामी व्यक्ति हर दिन हमें बिस्कुट बेचने आता था। वह बहुत कम अंग्रेजी बोल पाता था, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा ही दोस्ताना था। मुस्कानों और इशारों की भाषा से हमारी जान पहचान हो गई। उसका नाम ली वॉन वू था। दिन में ली एक बेकरी में काम करता था और रात को वह और उसकी पत्नी ऑडियो टेप सुनकर अंग्रेजी सीखते थे। मुझे बाद में पता चला कि वे बेकरी के पीछे बने कमरे के फर्श पर बुरादों के बोरों पर सोते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वियतनाम में वान वू परिवार दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे संपन्न परिवारों में से एक था। उनके पास उत्तर वियतनाम की 1/3 संपत्ति थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर वियतनाम की 1/3 संपत्ति थी। उन्होंने उद्योग धंधों और जमीन जायदाद में भारी निवेश किया था। बहरहाल ली के पिता की हत्या हो गई। ली अपनी माँ के साथ दक्षिण वियतनाम आ गया। यहाँ उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अंततः वकील बन गया। अपने पिता की ही तरह ली भी अमीर बन गया। उसने दक्षिण वियतनाम में अमेरिकियों की बढ़ती संख्या को देखा। उसने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसे उनके लिए इमारतें बनानी चाहिए। जल्द ही वह देश के सबसे सफल भवन निर्माताओं में से एक बन गया, मतलब बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। बहरहाल एक बार उत्तर वियतनाम की यात्रा करते समय उत्तर वियतनाम वालों ने ली को पकड़कर 3 साल तक जेल में रखा। वह 5 सैनिकों को मारकर भागा और दक्षिण वियतनाम पहुंचा, जहां उसे इस बार दक्षिण वियतनाम की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण वियतनाम वालों को लगा कि उत्तर वियतनाम वालों ने उसे अपने गुप्तचर के रूप में भेजा होगा। जेल की सजा काटने के बाद ली बाहर निकला और उसने एक फिशिंग कंपनी शुरू की। उसकी मेहनत और लगन की बदौलत यह कंपनी दक्षिण वियतनाम की सबसे बड़ी डिब्बाबंद फिशिंग कंपनी बन गई। जब ली को यह पता चला कि अमेरिकी सैनिक और दूतावास के कर्मचारी देश से बाहर जाने वाले हैं, तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी सारी जमा पूंजी नाव पर लादी और पत्नी के साथ बंदरगाह में खड़े अमेरिकी जहाजों तक गया। उसने अमेरिकियों से कहा कि अगर वे लोग उसे वियतनाम से निकालकर सही सलामत फिलीपींस पहुंचा देते हैं, तो वह बदले में उन्हें अपनी सारी दौलत दे देगा। अमेरिकी जहाजों ने उसे फिलीपींस पहुंचा दिया। वहां पर ली और उसकी पत्नी को शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति से
मिलने का अवसर निकालकर ली ने उनसे आग्रह किया कि वे उसे मछली पकड़ने के लिए एक नाव दिला दे। नाव मिलते ही ली दोबारा व्यवसाय में जुट गया। 2 साल बाद वह फिलीपींस छोड़कर अमेरिका की तरफ चल पड़ा, जो उसका अंतिम सपना था। लेकिन इससे पहले ली ने फिलीपींस में सफल फिशिंग उद्योग बना लिया था। लेकिन अमेरिका जाते समय ली परेशान था। वह इस बात से निराश था कि उसे एक बार फिर अपना सफर शून्य से शुरू करना पड़ेगा। ली की पत्नी बताती है कि एक दिन तो वह जहाज की रेलिंग के पास खड़ा हुआ था और नीचे कूदने ही वाला था। उसकी पत्नी ने यह देखकर उससे कहा, ली, अगर तुम कूद गए तो मेरा क्या होगा? हम इतने लंबे समय से साथ हैं और हमने इतना कष्ट भोगा है। हम एक साथ मेहनत करके सफलता हासिल करेंगे। ली वॉन वू को बस इतने ही प्रोत्साहन की जरूरत थी। जब वह और उसकी पत्नी 1972 में ह्यूस्टन पहुँचे तो वे कंगाल थे और उन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती थी। वियतनाम में लोग अपने रिश्तेदारों की भरकश मदद करते हैं, इसलिए ली के कजिन ने उसे और उसकी पत्नी को ग्रीन्स पॉइंट मॉल की बेकरी के पीछे वाले कमरे में आसरा दे दिया। उस बेकरी से 200 फुट की दूरी पर ही हम अपना सैलून बना रहे थे। अब ली के अनुसार यहाँ पर इस कहानी का असली संदेश वाला हिस्सा आता है। प्लीज गौर फरमा करके सारी चीजों को सुनिएगा। ली के कजिन ने ली और उसकी पत्नी को बेकरी में काम दे दिया। टैक्स चुकाने के बाद ली को हर सप्ताह $175 मिलते थे और उसकी पत्नी को $125। दूसरे शब्दों में उनकी सालाना आमदनी $15,600 थी। उनके कजिन ने उनके सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि जब भी वे $30,000 की एक मुश्त राशि जमा कर लेंगे तो वह उन्हें बेकरी बेच देगा। कजिन बाकी के $90,000 की राशि किस्तों में लेने के लिए तैयार था। अब आगे आप जानेंगे ली और उसकी पत्नी ने क्या किया। $300 की साप्ताहिक आमदनी के बावजूद उन्होंने किराए का मकान नहीं लिया, बल्कि बेकरी के पीछे वाले कमरे में ही रहने का फैसला किया। वे 2 साल तक शॉपिंग मॉल्स के बाथरूम में नहाए। आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपने शुरुआती चीजों को सुना होगा तो वो कितने दौलतमंद और अमीर थे और आज वो 2 साल तक शॉपिंग मॉल के बाथरूम में नहाए। 2 साल तक उन्होंने खाने पीने में भी बचत की। वे सिर्फ बेकरी का सामान खाकर पेट भरते थे। इस तरह 2 साल तक हर साल उन्होंने कुल मिलाकर $600 खर्च किए। उन्होंने $30,000 की एक मुश्त रकम जमा कर ली। ली ने बाद में अपने तर्क को स्पष्ट किया, हम $300 प्रति सप्ताह की आमदनी में आराम से कोई अपार्टमेंट किराए पर ले सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हमें किराया देना पड़ता, फिर हमें फर्नीचर भी खरीदना पड़ता, फिर हमें बेकरी तक आने जाने के लिए कार भी खरीदनी पड़ती, फिर हमें कार के लिए बीमा और पेट्रोल भी खरीदना पड़ता, फिर हम शायद कार में घूमने भी जाते जिसके लिए हमें कपड़े और बाकी सामान भी खरीदना पड़ता। इसलिए मैं समझ गया था कि अगर हमने किराए का घर लिया तो हम कभी $30,000 नहीं जोड़ पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ली की कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आपका सोचना गलत है। उसकी कहानी इससे आगे भी है। उसने और उसकी पत्नी ने $30,000 बचाकर बेकरी खरीद ली। उसके बाद ली ने एक बार फिर अपनी पत्नी से गंभीर बातचीत की। उन्हें अब भी अपने कजिन का $90,000 का कर्ज चुकाना था। हालांकि पिछले 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे थे, लेकिन ली ने कहा कि उन्हें एक और साल उसी पीछे वाले कमरे में रहना पड़ेगा। मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 1 साल में मेरे दोस्त और मार्गदर्शक ली वॉन वू और उसकी पत्नी ने बिजनेस से होने वाले लाभ की एक पाई बचाई और $90,000 का पूरा कर्ज चुका दिया। सिर्फ 3 साल में ही वे इस लाभदायक बेकरी के मालिक बन गए। तभी और सिर्फ तभी वॉन वू दंपति ने अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा। आज तक वे नियमित रूप से बचत कर रहे हैं। अपनी आमदनी के
बहुत छोटे से हिस्से पर वो गुजारा कर रहे हैं और जाहिर है हर खरीदी गई चीज का नगद भुगतान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ली वॉन वू आज लखपति बन चुके हैं? मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके पास उससे भी कई गुना ज्यादा की संपत्ति है। दोस्तों, महान ऑयल बिलियनियर H.L. हंट कहते हैं, सफलता को प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है और सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है। प्रथम, आपको साफ पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। द्वितीय, उसे पाने के लिए आप कीमत चुकाने को तैयार हो। बस और कीमत चुकाना शुरू कर दीजिए। जो आपको असंभव दिख रहा था वह पूर्णतः संभव हो जाएगा। पर्सनली मुझे आज की कहानी बहुत इंस्पायर की। इतने अमीर होने के बावजूद, जिंदगी की इतनी बड़ी मार पड़ने के बावजूद ली टूटे नहीं और अपने सपने को पाने के लिए उन्होंने हर कीमत चुकाई। दोस्तों, आज की कहानी को आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों, बड़ों छोटों सभी को जरूर शेयर करो ताकि हर शख्स पैसे के एक एक पाई की कीमत को समझे और ये जाने पैसे कमाना तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही पैसे को बचाना और उसका सही प्रबंधन करना उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है। आज दिखावे की दुनिया में हम सिर्फ शो ऑफ में, अनावश्यक चीजों में इतने पैसे खर्च कर देते हैं जिसे अगर हम बचाएं तो भविष्य में इमरजेंसी के लिए, मेडिकल के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए आपके पास ढेर सारी निधि व जमा पूंजी होगी। दोस्तों, अब बारी है जादुई फार्मूले की। मैं आपको एक जादुई फार्मूला बताती हूँ जिसे मैंने तब अपनाया था जब मैं सिर्फ 19 वर्ष की थी और मैं पैसे के मूल्य को समझ रही थी, जिसे हम 10% रूल कहते हैं। आज आप जितना भी कमा रहे हैं या जो भी पैसा आपको मिलता है, चाहे वो आप पॉकेट मनी के रूप में ही क्यों ना हो, आप उसमें से सिर्फ 10% ही बचाएं। ध्यान रहे, पहले 10% बचाना है, उसके बाद ही आपको 90% को खर्च करना है। और जादू ये है कि आपको 10% बचाने के बाद 90% में एज इट इज लाइफ जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैसे बचा के कहीं कोई कंप्रोमाइज किया है। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ, एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं आज की कहानी आपको कैसी लगी। हमारी मानवीय गुणों पर आधारित कहानियों को लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पिछले संडे की हमारी कहानी झूठा एक विश्वास था को सुनना और देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज इतना वक्त देने के लिए विनीजा परिवार आपका शुक्रगुजार है। धन्यवाद।